तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इस पे लिख लेते हैं क्या क्या डिस्कशंस में आया था। हम लोगों ने ये निकाला था VCM, है ना, दैट इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस सो ऑन डिवाइड बाय टोटल मास। ये टोटल मास को इधर लेके आ जाओगे तो ये हो जाएगा टोटल मास इनटू VCM, तो ये हो जाता है PCM, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम। क्या हो जाएगा? टोटल मास इनटू VCM। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना लिखेंगे बच्चों? m1v1 प्लस, ऐसे लिखा, ओके, और फिर इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो टोटल मास डिफरेंशिएट कर दिए तो ये हो जाएगा टोटल मास इनटू ACM। इसको डिफरेंशिएट करोगे, है ना, और ये टोटल कितना आ जाता था बच्चों? हर किसी पार्टिकल पे नेट एक्सटर्नल फोर्स का समेशन, तो ये आ जाता था सिस्टम का नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना। ये डिस्कस किया और कहा कि इफ F external on a system is 0, that means ये 0 इसका मतलब PCM कांस्टेंट, और इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने एक्चुअली बहुत दिन हो गया था, एक सप्ताह हो गया लेक्चर लिए हुए, इसलिए ये पूरा बता दिया। यहां तक में किसी को दिक्कत? सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसको और एक्सप्लेन किया था बच्चों। F external is equal to M into ACM, ओके। अब इसको थोड़ा सा हम कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, आई कैप जे कैप में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F एक्सटर्नल का सारे X कंपोनेंट इतना आई कैप प्लस जो भी एक्सटर्नल फोर्स होगा उसका कुछ Y कंपोनेंट होगा इतना जे कैप प्लस सो ऑन, दैट इज इक्वल टू मास इनटू यहां पे भी AXCM प्लस AXCM आई कैप प्लस AYCM जे कैप प्लस ऐसे जेड वाला भी कंपोनेंट लिख लोगे। सो एग्जैक्टली ये तुम्हें लग रहा है एक इक्वेशन, बट इफेक्टिवली ये एक्चुअली तीन इक्वेशंस है। आई का कोएफिशिएंट इधर, आई का कोएफिशिएंट इधर। सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, एफ एक्सटर्नल, ये न्यूटन्स लॉ में ही लिखे थे, वैसा ही है। न्यूटन्स लॉ में एक बॉडी के लिए लिखते थे, अभी हम सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल के लिए लिखते हैं, है ना। एक्स एक्सिस का नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बट वो एक पार्टिकल का होता था, एक बॉडी का होता था। अभी हम लोग का है सिस्टम का। ऐसे ही लिखोगे। अगर मैं पूछूं कि इफ एफ एक्स एक्सटर्नल इज 0, दैट मीन्स AXCM is 0, this implies VXCM क्या लिखेंगे? 0 या कांस्टेंट?
कांस्टेंट, कांस्टेंट, या उसी को लिख सकते हैं AxCm 0 तो PxCm इज कांस्टेंट, ये भी लिख सकते हैं ना, VxCm और PxCm इज कांस्टेंट। और एक बार पढ़ लिया तो ये तो याद ही हो जाना चाहिए। तो बच्चों इस पे सवाल करते हैं। मुझे याद नहीं कि कौन कौन से सवाल कर लिए थे। बच्चों मोमेंटम कंजर्वेशन का बहुत सारे एग्जांपल आते हैं और प्रैक्टिकली तुम लोग भी एक्सपीरियंस किए होंगे। सपोज एक रेल रोड कार है और तुम यहाँ पे खड़े हो, मोमेंटम कंजर्वेशन का एग्जांपल बताता हूँ, और ये सपोज ये फ्रीली मूव कर सकता है ना, और फ्रीली मूव कर सकता है ये। अब तुम यहां से क्या किए, ये इधर जंप ले लिए, इस तरफ जंप करो, तो क्या रहेगा, ये अभी भी रेस्ट में रह जाएगा या चेंज हो जाएगा इसका मोशन? चेंज हो जाएगा, इधर जाएगा। अगर ये इधर जंप किया सपोज V0, ये बैकवर्ड। why it goes in backward direction? रीजन इज कि इस सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, क्योंकि हमने कहा है यहाँ फ्रिक्शनलेस है। तो इसका मोमेंटम अभी एक्स डायरेक्शन में 0 है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो बाद में भी मोमेंटम 0 रहेगा। अगर तूने इधर जंप किया, तुम्हारा एक मोमेंटम इधर गेन किया, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको 0 करने के लिए, दिस विल गेन मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन, है ना। तो ये तो हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से बताया। बट इसको अगर हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाके समझें, तुम इधर जंप कर रहे हो, मतलब तुम्हें एक फोर्स इधर रिक्वायर्ड है, तुम्हें इस डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन करना है, तो तुम क्या किए, तुम इसको ना पुश किए इधर, तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये तुमको इधर पुश किया, दैट्स व्हाई यू विल गेन द मोमेंटम। तो तुमको जब इधर फोर्स लगा है, तो तुम भी तो इस पर इधर फोर्स लगाए थे, इसलिए ये इधर मोमेंटम गेन किया और ये इधर मोमेंटम गेन किया, न्यूटन थर्ड लॉ, इजंट इट? यस सर। ये समझ में भी आया क्यों मोमेंटम कंजर्व रहता है, वो समझाया है ना। तो इस पे बेस्ड बहुत सारे प्रिंसिपल होंगे, सिर्फ तुम्हें रियलाइज क्या करना है ऐसे सवाल में, कि देखना है कि किस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है सिस्टम पे। एक सवाल लेते हैं, अच्छा सा सवाल, ये याद है क्या, ये सवाल किए थे? तुम्हारे बैच में नहीं कराया, शायद इंजीनियरिंग में कराया। बच्चों एक ब्लॉक है, कैपिटल एम स्मॉल एम, एंड द सरफेस इज स्मूथ। सॉरी, इसको एच ने एल लिख लो, है ना, लेंथ। ये करवाया था क्या सवाल कि व्हेन दिस विल रीच एट द बॉटम हाउ मच डिस्टेंस दिस विल मूव? नो सर। ठीक है लिखो। नो सर। ठीक है लिखो ये स्मॉल ब्लॉक
system is released from rest find displacement of wedge when small m will reach at bottom. ठीक है, all surfaces are smooth. अच्छा बच्चों, ये अगर नीचे स्लाइड करना शुरू किया, सारे सरफेसेस स्मूथ है, तो कैपिटल एम क्या लग रहा है पीछे जाना शुरू करेगा? ये रियलाइज करो। और सर क्यों पीछे जाएगा? तो अगर हम फोर्स से देखें तो देखो, इस पे नॉर्मल फोर्स इधर है स्मॉल एम पे, तो स्मॉल एम भी नॉर्मल इधर लगा रहा होगा, तो स्मॉल एम कैपिटल एम पे नॉर्मल इधर, इसका एक कंपोनेंट डाउनवर्ड, तो ये सरफेस तो जाने नहीं देगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सो दिस ब्लॉक विल एक्सेलरेट इन दिस डायरेक्शन। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता, सफिशिएंट होता है, तो इस नॉर्मल को बैलेंस कर लेता, अगर सफिशिएंट होता है तो, बट सफिशिएंट नहीं है तो ये रेस्ट में रहेगा, है ना। सॉरी, सफिशिएंट नहीं है तो दिस विल एक्सेलरेट इन दिस डायरेक्शन। किधर एक्सेलरेट करेगा? इस डायरेक्शन में। सवाल ये है कि व्हेन इट विल रीच एट द बॉटम, ये कितना मूव किया है? सो लेट्स दिस मूव्स दिस मच डिस्टेंस, x डिस्टेंस मूव किया, तो ट्रायंगुलर वेज अब ऐसा हो जाएगा, रेड कलर से दिखाया। The small m block will reach here. So you can understand कि ये पॉइंट x गया है, तो ये पॉइंट भी x गया है, मतलब ये x डिस्टेंस गया है। अब हम बात करते हैं स्मॉल m का दो टाइप का डिस्प्लेसमेंट है, एक अलोंग x, एक अलोंग y। हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन की। कैपिटल M में सिर्फ x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, मुझे ये डिस्टेंस निकालना है x। क्या स्मॉल m का डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है? स्मॉल m का x डायरेक्शन में देखो, पहले यहां था, ये x गया है, तो बच्चों ये भी x है, तो ये कितना डिस्टेंस है? ये L minus x। L minus x। तो ये सबको दिख रहा है कि स्मॉल m L माइनस x डिस्टेंस इधर गया है। कुछ बच्चों को रियलाइज नहीं होता है, तो मैं ऐसे समझाता हूं कि इमेजिन कि पहले सोचो कि ये इधर आ गया, यहां तक ले आओ, तो ये L इधर गया है, और फिर पूरे बॉक्स को इधर लेके आ जाओ x डिस्टेंस, तो ये x और इधर आ गया, मतलब नेट गया है L माइनस x इस डायरेक्शन में। ओके, इसकी अभी जरूरत पड़ेगी। तो स्टार्ट कैसे करते हैं? लेट्स कंसीडर motion in x direction, fx एक्सटर्नल, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? सिस्टम कौन सा है? स्मॉल m और कैपिटल M नहीं है, तो क्या कहेंगे? Vxcm, x डायरेक्शन का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट।
एकदम बात को समझना, एक्स डायरेक्शन का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट, इनिशियली कितना है 0. बस दोनों रेस्ट में था, इनिशियली 0 है, सो इट विल रिमेन 0 थ्रू आउट। ये पूरा मन में सोचना है, पहली बार में लिख लो। अब बताओ सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 है तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, डेल्टा एक्सीएम 0 होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 है। अगर कुछ वेलोसिटी होता, कांस्टेंट रहता, बट कुछ वेलोसिटी होता तो ये मूव करता, डेल्टा एक्सीएम होता कुछ, यहाँ पे तो 0। यहां तक सबको समझ में आया क्या, ये पूरा स्टेप्स? और ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, ये पूरे मन में चल जाएगा 1 सेकंड में कि हाँ ये होगा, डेल्टा एक्सीएम इज 0। Yes, sir. डेल्टा एक्सीएम होता क्या है बच्चों, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यही तो होता है। सो m1 में मान लेते हैं कैपिटल M को, कैपिटल M, इसका डेल्टा x1 किधर है, इस डायरेक्शन में, इधर को ले लेते हैं निगेटिव, तो हो जाएगा -x प्लस स्मॉल m का डिस्प्लेसमेंट L माइनस एक्स इधर, तो प्लस L माइनस एक्स डिवाइड बाई टोटल मास दैट इज इक्वल टू, ये तो 0 है तो 0, और यहाँ पे सॉल्व कर लोगे m इंटू एल दैट इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू x, x इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन। बच्चों ये एकदम अच्छे से समझ जाओ, ये बेसिक सवाल है, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, तो सारे बच्चे ये सीख लें। और प्लैंक का भी मास सपोज, अब ये दोनों दोस्त दूर दूर बैठे थे, थोड़ी बातचीत हुई, दोस्ती हुई, बोले यार चलो गले मिलते हैं, आ गए ये मिडिल में, तो ये दोनों ने डिसाइड किया कि मिडिल में आकर के हमें मिलना है। सो व्हेन दे टू विल मीट एट द मिडिल ऑफ द प्लैंक, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक। Initially system is at rest. Initially system is at rest. Now C and R decided to meet at mid of the plan. Find displacement of plank. Find displacement of the plank when they meet अच्छा, पिछला सवाल में एक चीज तो हमने बताया नहीं, सारे बच्चे देखना, पिछले सवाल में जब हम ये डिस्कस कर रहे थे बच्चों, मैंने पहली बार में कहा था कि ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, मतलब यहां भी म्यू 0 था और यहां भी म्यू 0 था। लिसन, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लिख लेना जो अभी पिछला सवाल किए थे उस पे। और हमने कहा कि व्हेन दिस विल रीच एट दिस पोजीशन, और ये डिस्टेंस L दिया हुआ था बेस लेंथ, व्हेन दिस विल रीच हियर हाउ मच डिस्प्लेसमेंट द कैपिटल M will suffer।
अगर मैं कह दूं नहीं ये म्यू 0 नहीं है, ये केस 1 ले लेता हूं और एक दूसरा केस ले लेते हैं, एकदम बच्चों समझना, यहां पे म्यू इज नॉन जीरो, यहां पे म्यू 0 है, बाकी एवरीथिंग इज सेम, इसको रिलीज किया। तो इन दोनों सवाल में, इन दोनों केसेस में क्या आंसर सेम रहेगा कि व्हेन दिस विल रीच हियर, दिस विल रीच हियर, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एम? क्या आंसर सेम रहेगा या डिफरेंट होगा? राशि ने बताई सेम रहेगा, और कोई? चैतन्य ने भी कहा सेम रहेगा। एनीवन एल्स? और किसी को लग रहा है? यस, दोनों ने बच्चों ने सही बताया कि सर सेम रहेगा। रीजन इज ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच में यहाँ पे, ये तो इंटरनल फोर्स है, जो हमने लिखा था पूरा सिस्टमैटिक तरीके से, वो सारा अभी भी वैलिड है। स्नेहल महाजन क्लियर? कि एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में नहीं है, बिकॉज ये जो फोर्स है दोनों के बीच में वो इंटरनल फोर्स है। जो हमने लिखा था वो पूरा सही रहेगा और आंसर विल बी सेम। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या होगा? क्या डिफरेंट होगा? सृष्टि क्या कुछ बता सकती हो कि क्या डिफरेंस आएगा? सर टाइम। बहुत बढ़िया, एकदम सही बताया कि इसमें ये थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगा, इसमें यहां पहुंचने में थोड़ा लेट लगेगा। और अपूर्व पाटिल और क्या डिफरेंट होगा? ये जब यहाँ पहुंचेगा तो इसका कुछ स्पीड होगा, ये इसका कुछ स्पीड। Velocity. हाँ, तो जब ये पहुंचेगा यहाँ पे तो इसके पास जो एनर्जी रहेगा, स्पीड रहेगा, वो डिफरेंट होगा। इस केस में, इस केस में स्पीड कम होगा, इस केस में स्पीड ज्यादा रहेगा। वैसे ऐसा क्यों? ऐसे सवाल अभी हम लेंगे। इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होगा, मैकेनिकल एनर्जी का लॉस। जब ये यहां पहुंचेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ रहेगा mgh से। जो भी लॉस है वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, गेन हो जाएगा। कृष्णा सिंह समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है तो कुछ एनर्जी कंज्यूम होगा, कुछ एनर्जी खर्च होगा अगेंस्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कुछ मैकेनिकल एनर्जी का लॉस करा देगा। तो जब ये बॉटम पे पहुंचा है तो इन दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसका समेशन mgh से, स्मॉल mgh से कम होगा। इसमें काइनेटिक एनर्जी दोनों का स्मॉल mgh के बराबर होगा। आई होप कि हमने ये समझाया है और समझ गए तुम लोग। गौरी, चलो बच्चों, तो अभी हम लोग समझा रहे थे कि यहाँ पे स्मूथ दिया, यहाँ पे अगर स्मूथ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, चैतन्य चल नहीं पाएगा, उसका एकदम जेन्युइन कंसर्न है। तो ये रफ रहेगा, है ना, ऑटोमेटिकली। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ बट रफ होगा। अब ये दोनों चल के आए इधर, तो प्लैंक किधर डिस्प्लेस करेगा? अब तुम सोच सकते हो कि प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो किसकी बात मानेगा, 3m वाले की या m वाले की? इफेक्टिवली 3m। ये डिसाइडेड होगा ना। ये अगर इधर आ रहा बच्चों तो इसको किधर चलना पड़ेगा? Right. है ना। तो मान लेते हैं कि ये प्लैंक सपोज x डिस्टेंस इधर चल गया है, मान लेते हैं। तुम इधर भी मानोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा नेगेटिव आ जाएगा। तो प्लैंक अब ऐसा हो गया है,
अब दोनों एक्चुअली ग्राउंड फ्रेम में एग्जैक्टली यहां मिले या प्लैंक के मिड पॉइंट पे मिले? प्लैंक का मिड पॉइंट तो ये है, प्लैंक का मिड पॉइंट भी यहां था, अब यहां एक्स आगे बढ़ गया है ना। तो दोनों ने डिसाइड तो किया था कि मिड पॉइंट पे मिलेंगे, दोनों ने सोचा था कि हमें इक्वल इक्वल डिस्टेंस चलना है, बट एक्चुअली देखो तो इसको यहां से यहां ने यहां तक जाना पड़ेगा। तो सी का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ग्राउंड के फ्रेम में? इज इट एल बाई L/2 plus x. या एल बाई Plus x. आई होप कि मैंने सही लिखा है, सबको समझ में आ गया। आर का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों? इसको चलना तो इधर, बट मिड पॉइंट था पहले ही आ गया, ये खुश रहेगा। L/2 minus x. और प्लैंक पी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एक्स। लेकिन ये किधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है? इस तरफ, तो साइन के साथ लिखे तो शुड बी राइट माइनस, Yes. या अगर नहीं दिक्कत है तो ऐसे लिख लेता है इसको कि ये राइट डायरेक्शन में होगा, ये लेफ्ट Left. डायरेक्शन में है, और ये राइट डायरेक्शन में है ना। फिर से वही चीज, नेट एक्सटर्नल फोर्स इन द ऑनर सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन 0, VXCM कांस्टेंट, initial VXCM is 0, so throughout VXCM will remain 0, so delta XCM 0। तो जब लिखोगे एग्जाम में, जब सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली यहां पे कितना लिखना, डेल्टा XCM में स्मॉल m L/2 प्लस x प्लस प्लैंक ले लेता हूं m इंटू एक्स प्लस 3m इंटू इधर डिस्प्लेसमेंट है तो माइनस लिखेंगे L/2 माइनस एक्स, m इंटू एक्स, m इंटू एक्स, 3m इंटू एक्स, तो 3 4 5 5mx इज इक्वल टू mL/2 माइनस 3mL/2, तो इधर आके आ जाएगा 2m इंटू L/2। चेक करना, तो x इज इक्वल टू L/5 आ रहा है मेरा, और प्लस आ रहा है, दैट मीन्स हमने जो साइन माना है वो सही है। हो गया। सो एक और सवाल लेते हैं, देखते हैं ये बच्चे तुम लोग करते हो कि नहीं। सपोज रॉड है और इसमें एक रिंग लगा हुआ है, रिंग, और इस रिंग से एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, इसका मास m, और एक ब्लॉक या बॉल का अटैच्ड है जिसका मास 2m। और ये ले लिया थीटा। System is released from rest with the string just out, find displacement of ring when a string becomes vertical।
बच्चों ये सवाल दे दिया। अब यहां से देखो कि क्या रिंग मूव करेगा या रेस्ट में रहेगा। दिस इज अ स्मूथ रॉड। तुम देखोगे कि ये इधर आना शुरू होगा और ये स्ट्रिंग कुछ टाइट है, इसका फोर्स जो होगा वो इसको इधर ले जाएगा। देन व्हाट यू विल फाइंड कि ये रिंग कुछ इधर चला गया है और स्ट्रिंग अभी ऐसा हो गया है। सही लिखा क्या? सो दिस विल बी द सिचुएशन। इसका कुछ वेलोसिटी इधर v1 रहेगा, इसका कुछ वेलोसिटी इधर रहेगा v2। नाउ मुझे निकालना है कि ये कितना डिस्प्लेस हुआ है x। तो फिर से क्या लिखोगे? लेट्स कंसीडर मोशन इन x डायरेक्शन। बताओ ये स्मूथ रॉड है, इस पे कोई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नहीं। इस पे जो है फोर्स mg का वो नीचे लगेगा। इस रिंग पे भी mg नीचे n ऊपर। स्ट्रिंग का जो फोर्स है वो इंटरनल हो जाएगा। सिस्टम का पार्ट ले लेते हैं उसको। ओके, तो सिस्टम पे एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एक्स डायरेक्शन का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। इनिशियली रेस्ट में था तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का चेंज नहीं होगा। तो हमने माना कि ये एक्स इधर गया है, ये इधर आ गया, तो एक्स क्या होगा? ठीक है, तो देखो यहां से एक चीज ऐसे समझाते हैं। ये डिस्टेंस अभी कितना है? दिस इज L sin L sin isn't it? तो लिखेंगे फिर से डेल्टा एक्स सी एम इज इक्वल टू 0। रिंग का लिख लेते हैं m इंटू एक्स और प्लस 2m, और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है बच्चों? इस तरफ है। कितना है? क्या माइनस तुम एल साइन रियलाइज थीटा। कर रहे हो कि L sin थीटा ये है और इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में ये वाला है। L sin theta माइनस बहुत बढ़िया। लेकिन इस डायरेक्शन में दैट्स व्हाई माइनस साइन, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये देखोगे 3mx इज इक्वल टू आ गया 2ml साइन थीटा। x इज इक्वल टू 2l ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करेगा, तो इसका और इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अभी देखते हैं कहां होगा। तो यहां रेफरेंस लेके तुम देखोगे तो वो कहीं यहां आ जाएगा। मैं यहां पे समझा देता हूं एक दूसरे तरीके से, सिमिलर ही है बट मैं पूछूं कि इसका एक्सियम बता दो कहां है, तो जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट तो यहीं से बताना है, तो इसको 0 ले लो। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों? इसको 0 ले लिया तो L sin थीटा।
तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है सेंटर ऑफ मास का m इंटू 0 प्लस इसका मास 2m लिखा था, परेशान मत होना, उसी सवाल को सॉल्व कर रहा हूं। 2m इंटू L साइन थीटा डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस m2, देखो आ गया 2L साइन थीटा बाई 3। यहां से एक्स कोऑर्डिनेट इतना डिस्टेंस पे है। अब एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, अगर स्ट्रिंग वर्टिकल हुआ है तो सर्टेनली वो ऐसा ही होगा, तभी तो इसका ऐसे रहेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट यही रहेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट एक्स कोऑर्डिनेट जो सेंटर ऑफ मास का उतना ही होगा इसका, तो तुम ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हो। बच्चों एक ट्रॉली है, ट्रॉली ऑफ मास 2m which can move freely on horizontal road. Two friends of equal mass m are standing at their two end at end of the trolleys as shown. The boy can jump with velocity v naught with respect to trolley, है ना। लेकिन जो v नॉट दिया है ना, v नॉट विथ रेस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप, ये समझाता हूं थोड़ा सा। पहले एक का ही ले लेते हैं, पहले एक का समझते हैं। बच्चों अभी मान लो रेस्ट में है और मैंने कहा कि ये जंप किया है v नॉट वेलोसिटी से विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में बिफोर जंप ये ट्रॉली रेस्ट में था, और आफ्टर जंप जैसे ये जंप किया है तो इसका वेलोसिटी इधर है ना। 1 सेकंड रुकना।
यस बच्चों, तो मैं ये सब कह रहा था कि ये जो मैन जंप कर रहा है वो वी नॉट से विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो ट्रॉली चूंकि आफ्टर जंप ये मूव करेगा, इसको बोलते हैं कि रिक्वाइल हुआ। तो जो वी नॉट दिया हुआ वो बिफोर जंप का स्टेट से दिया हुआ है या आफ्टर जंप के स्टेट से दिया हुआ, तो ये बड़ा मेडिकल में तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, वो पता क्लियर होता नहीं है। क्या करना है बताऊंगा, वो सवाल जब करेंगे तो समझ में आएगा थोड़ा, बट अभी मैं क्लियरली बोला हूं कि ये जो वी नॉट वेलोसिटी है ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, ट्रॉली जंप करने से पहले जो ट्रॉली का स्टेट है उसके रेस्पेक्ट में वी नॉट से गया है। ठीक है, तो एक साइड में ऐसे कर लो, एक ही सवाल पहले करते हैं कि ये मैन, इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम, ये वी नॉट से जंप किया। एक साइड में छोटा सा लिख लो और ये वी नॉट को लिख लो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, स्टेट ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप। ओके, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो फ्रॉम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल लीनियर मोमेंटम सिस्टम का 0 था, फाइनली सपोज ये इस डायरेक्शन में v1 से रिक्वायर हुआ बच्चों, स्मॉल m का वेलोसिटी v नॉट है इसके रेस्पेक्ट में, और ये पहले रेस्ट में था, समझो इस बात को, पहले रेस्ट में था और उसी स्टेट से v नॉट इधर गया है, तो स्मॉल m का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी v नॉट है, कैपिटल M का इधर रिक्वायर किया है तो हमने डायरेक्शंस ले लिया पीछे, तो मोमेंटम इतना रहेगा, और यहां से v1 कितना आ जाएगा, m v नॉट अपॉन कैपिटल M। ये हो गया केस 1। केस 2 में वही दिया रहेगा कि मैन जंप्स विथ अ स्पीड v1 with respect to trolley, sorry v naught, with respect to state of trolley just after jump है ना। तो ये समझो इस बात को, ये टफ नहीं है। मान लो ये ट्रॉली ने जैसे ये जंप किया, ये ट्रॉली ने v1 इधर आया है, सोचो कि यहाँ पे कोई दोस्त बैठा, वो देखेगा तुम्हें कि जैसे ही जंप हुआ है तो तुम v नॉट वेलोसिटी से जा रहे हो इधर, ये देखेगा कि v नॉट वेलोसिटी से जा रहे हो, बिकॉज ट्रॉली का भी मोशन है v1, तो इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बता सकते हो कि इधर कितना वेलोसिटी है, v naught minus v1. बहुत बढ़िया। तो इसका एक्चुअली वेलोसिटी v नॉट नहीं, इसके रेस्पेक्ट में v नॉट है, तो इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में v नॉट माइनस v1 हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बच्चों को नहीं समझ में आएगा, तो इसको भी समझा देता हूं, मैं कोशिश करता हूं अभी, बट अभी ये लिख लेता हूं आंसर। केस 2 का मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम में मैन का लिखता हूं स्मॉल m v नॉट माइनस v1 इस डायरेक्शन में, प्लस कैपिटल M v1 इसका इधर, तो माइनस v1, और यहां से आ जाएगा सलोनी देखना, v1 यू विल गेट m v नॉट डिवाइड बाई, ये चेक कर लो, स्मॉल m प्लस कैपिटल M आ जाएगा।
ओके। अब इसमें कोई बच्चा कहेगा सर मुझे ना ये v0 माइनस v1 नहीं समझ में आया, मुझे तो लग रहा है कि v0 प्लस v1 होना चाहिए। ऐसा कोई सवाल कर सकता है। और बच्चों इसका सवाल करना, जब सवाल करना शुरू करोगे ना तो बहुत ही आसान लगेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन पे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं ऐसे, ये v1 से चल रहा था, इस मैन का वेलोसिटी इधर है v0 विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। मैं लिखता हूं बच्चों, हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। हमें पता क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है, और क्या पता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली भी पता है। तो क्या इन तीनों में रिलेशंस मुझे मालूम है क्या? हाँ, Yes, velocity of man with respect to ground is equal to velocity of man with with respect respect to to trolley. trolley plus velocity of trolley with respect to ground। यही होता है ना फॉर्मूला, है ना? तो इसको समझो, लिखने की कोशिश करना कि कैसे बहुत क्विकली लिख सकते हैं ये। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली किधर है, v नॉट आई कैप, प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड Minus v1 j I cap. माइनस आई कैप। तो देखो ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज v0 माइनस v1 आई कैप। यही हमने पूछा था, v0 माइनस v1 इधर। क्लियर? Yes. ये जब तक सवाल नहीं करोगे ना तब तक ये यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे सवाल करोगे तो क्लियर हो जाएगा। हम लोग इस पे अब सवाल पे आते हैं। इसमें 2 दे दिया, थोड़ा सा टफ दे दिया। तो पहले सपोज ए ने जंप किया, ए जंप्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड बी जंप्स टुवर्ड्स राइट। अब 2 चीजें हो सकती हैं, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। पता नहीं पिछला तुमने कैसा लिखा, जो भी है इस सवाल को, ए जंप्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड बी टुवर्ड्स राइट। केस 1, both jumps simultaneously। सो उस केस में कितना वेलोसिटी ट्रॉली गेन करेगा? साइमल्टेनियसली, एक ही साथ जंप किया, एक ही। 0. बच्चों इसका जीरो वो भी नहीं आएगा। बताया कि जैसे ये जंप किया, बच्चों जिस समय ये जंप कर रहा है, जिस समय ये ट्रॉली को इधर पुश कर रहा है, ये जो है ये भी ट्रॉली को इधर पुश कर रहा है। तो अगर फोर्स से देखें, उसी मोमेंट पे पुश कर रहा है, तो देखेंगे कि ये रेस्ट में रह जाएगा। मोमेंटम से देखते हैं, ये v0 से गया है ना, तो इसका मोमेंटम मिलेगा mv0 इधर, और इसका मोमेंटम मिलेगा mv0 इधर। मोमेंटम पहले भी 0, बाद में भी 0। तो ये समझ में आ गया होगा, साइमल्टेनियसली जंप करेगा, सो ट्रॉली विल रिमेन एट रेस्ट।
ठीक है ना? दूसरा केस 2 लिखो। A jumps first, then B jumps. So find velocity of trolley just after A jumps. सुना बच्चों, ए ने जैसे ही जंप किया टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इसका मोमेंटम हो गया, चूंकि कार्ट रेस्ट में है, इसके रेस्पेक्ट में ये वी नॉट गया है बिफोर स्टेट के रेस्पेक्ट में, तो एम वी नॉट इधर, तो माइनस लेट्स ये इधर गया है v1 स्पीड से, तब इसका मास कितना है? मैन भी तो उधर, बी भी तो इसी पे है, बी रेस्ट में अभी, सो 3m into v1, am I right? ये फाइनल मोमेंटम, इनिशियल 0, सो v1 is equal to v0 by 3। क्या मैंने करेक्ट लिखा? हाँ सर। हाँ। ठीक है। अब ये देखो बी देखेगा यार, हम तो इधर चल रहे हैं, है ना, देखा कि यार मेरा दोस्त तो ये जंप कर गया है, अब इसने भी डिसाइड किया कि जंप करना है, तो अब केस 2, फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार्ट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार्ट जस्ट आफ्टर बी। सर कार्ट मतलब ट्रॉली। सॉरी कार्ट मतलब हाँ ट्रॉली भी लिख रहा हूं, तो ट्रॉली जस्ट आफ्टर बी जम्प्स किधर? टुवर्ड्स राइट। राइट। इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, अब देख रहे हैं जब बी जंप कर रहा है केस 2 के लिए बच्चों, अभी ये ना v1 से ऑलरेडी मूव कर रहा है, और ये मैन अभी v0 वेलोसिटी से जंप कर रहा है, तो कार्ट के रेस्पेक्ट में जो v1 जा रहा था, यहां का आदमी देखेगा ये v0 से जा रहा है, सॉरी v1 से जा रहा है, और अब इसके रेस्पेक्ट में v0 से गया है, तो कैन यू गेस कि मैन का जो वेलोसिटी होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जंप करने के बाद v0 होगा या v0 प्लस v1 होगा? V0 plus V1। v0 प्लस v1 होगा। ये रियलाइज करो, ये समझ जाओ कि कैसे लिखना है। अभी ये जब जा रहा है तो ऑलरेडी ये जा रहा था इधर v0 से, अब इसके रेस्पेक्ट में v0 से जंप किया है, तो ऑलरेडी इसका वेलोसिटी v1 था और v0 और ऐड हो गया, तो नेट वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा मैन का फाइनल? तो m v0 प्लस v1 किधर? इन दिस डायरेक्शन। कार्ट सपोज आफ्टर जंप इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गया v2, मैंने मान लिया कि इसका वेलोसिटी हो गया v2 इधर, तो कार्ट का मास कितना था 2m,
सो 2m और v2 इधर मान लिया, तो माइनस v2 लिख लेते हैं। तुम इधर भी मान सकते हो v2, अपने आप साइन आ जाएगा। ये हो गया बच्चों फाइनल मोमेंटम। क्या इनिशियल 0 था? नहीं, जब b जंप किया उस समय ये इसको सिस्टम ले लिए हैं, तो पहले ऑलरेडी मूव कर रहा था। कितना से? 3m इंटू v1। V0 by 3. v1 v0 बाई 3 पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा 3m इंटू v0 बाई 3, m v0 आ जाएगा बच्चों। सो m v0 प्लस m v1 प्लस माइनस 2m v2 दैट इज इक्वल टू m v0। ये चला जाएगा और v2 आ जाएगा v1 बाई 2। इसका मतलब v1 कितना? v0 बाई 6। क्लियर? लास्ट सवाल आज का। A bomb is projected at a speed 50 meter per second at 37 degree. When it reach at highest point, it explode in 3 equal fragments. है ना? It explodes in 3 equal fragments. One fragment goes up with a speed 40 meter per second. One fragment goes up with 40 meter per second. Second fragments retrace their path. Then find the speed of the third fragments. बच्चों इस टाइप का सवाल आता है मेडिकल में, एकदम ध्यान से समझना। अब सुनना, हम लोग बात कर रहे हैं कि जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर, सॉरी, जस्ट बिफोर एक्सप्लोड एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोड। सो टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। कंसिडर just before and just after explosion। ओके सर, क्यों जस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं? रीजन इज
किस पे अभी फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, mg का फोर्स, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन जब टाइम इंटरवल बहुत कम है और एक्सटर्नल फोर्स जो mg है बहुत बड़ा नहीं है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इम्पल्स, तो उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा अ स्मॉल इंटरवल के लिए। तो ये जो पूछा भी है स्पीड जस्ट आफ्टर, वो जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन ही पूछा है ना। सो हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। रीजन इज कि इन अ स्मॉल इंटरवल mg जैसे फोर्सेज को, mg वाले मैग्नीट्यूड जैसे फोर्सेज को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आइडिया क्लियर? अपूर्व पाटिल, बहुत सारे बच्चे ये सब तो Yes, सोचते नहीं है कि हाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स है। यस, एक्सटर्नल फोर्स है, इसका मोमेंटम चेंज होगा टाइम के साथ, बट हम इस इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ये प्रोजेक्टाइल है जिसका मास सपोज मान लेते हैं m है, m मास था, यहाँ पे दिया तो 3 फ्रैगमेंट में बट गया बच्चों, m/3 इक्वल फ्रैगमेंट्स में गया m/3 और ये भी m/3। क्या सिस्टम का अभी कुछ लीनियर मोमेंटम है? कहोगे यस, सिस्टम का भी लीनियर मोमेंटम है इस पॉइंट पे, बिकॉज इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना। क्लियर? तो मैं लिखता हूं कि व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, तो m, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, m इंटू 50 40 cos 37 आई कैप, इतना मोमेंटम है। फाइनली एक पार्ट के लिए रिट्रेस किया बच्चों, तो रिट्रेस क्या मतलब, जितना वेलोसिटी है इधर था वैसे ही ये वापस आ जाए ऐसे, इसको भी 40 आना चाहिए, 40 आता है, m/3 इंटू 40 माइनस आई कैप। क्या ये सही लिखा? इसका वेलोसिटी माइनस आई कैप लिखेंगे, और चूंकि रिट्रेस किया है तो ऐसे जा रहा था, यही वापस आना चाहिए उसी स्पीड से, प्लस इसका कहा फ्लाइट ऑफ वर्टिकली, सो m/3 और 40 j कैप। अंडरस्टैंड दिस? इस पार्टी का मोमेंटम लिख लिया। अब इसका मोमेंटम लिखना है जो हमें नहीं पता, तो सपोज ये इधर गया है v x से और इधर कुछ आ गया है v y से, नहीं पता, तो m इंटू वी एक्स आई कैप प्लस m इंटू वी वाई जे कैप, m नहीं कितना, m/3। इज इट करेक्ट? सो बच्चों यहां से देखना, m इंटू 40 आई कैप वाले टर्म को देखते हैं, फॉर x डायरेक्शन, दैट इज आई कैप वाले टर्म के लिए आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है, m इंटू ये 40 आता है, दैट इज इक्वल टू m/3 इंटू 40 माइनस आई कैप है, ये जे कैप वाला है यहाँ पे, यहां से देखो vx कितना आ रहा है बच्चों, 160 आ रहा है क्या? Is it 160 correct? For y डायरेक्शन देखो j कैप का कोएफिशिएंट इधर है 0, इधर कितना है m/3 इंटू 40, और ये vx हमने नीचे माना था तो यहाँ पे माइनस जे कैप लिख सकते हो, माइनस प्लस लिखा, अगर प्लस लिखोगे तो अपने आप माइनस आ जाएगा, तो माइनस m/3 vy जे कैप, तो यहां से आ जाएगा vy इज इक्वल टू 40
मतलब थर्ड पार्टिकल इधर गया है 160 मीटर पर सेकेंड से और इधर गया है 40 मीटर पर सेकेंड से। हमने पूछा नेट स्पीड क्या हो जाएगा, तो नेट स्पीड v3 जो हो जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 160 का स्क्वायर का रूट। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 40 इंटू 4 ये होता है ना, सो 40 बाहर 1 प्लस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 40 रूट 17। हो सकता है कि पूछे थर्ड पार्टिकल कितने एंगल पे गया इधर से, तो ये tan थीटा भी पूछ सकता है। तो जो अच्छे बच्चे उनको समझ में आ गया होगा tan थीटा, अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे गया है तो tan थीटा विल बी हाउ मच, tan थीटा इज इक्वल टू दिस V by अपॉन दिस, Vx. 40 upon 160 that is equal to 1/4, इतने एंगल पे जाएगा। क्लियर?